अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। So hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to talk about the provident funds। ठीक है, तो सैलरी पर क्या इम्पैक्ट आता है या इस पे टैक्सेशन का क्या इम्पैक्ट रहता है प्रोविडेंट फंड पे फंड कंट्रीब्यूशन करने से, तो वो सब चीज़ें हम जो है इधर पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, ठीक है, प्रोविडेंट फंड होता है जिसमें यहाँ पे एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय भी करता है, देन इस पर इंटरेस्ट भी आता है, देन विड्रॉल भी होता है। तो जैसे कि स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसको एटीसी का डिडक्शन मिलेगा। यही एटीसी का डिडक्शन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में भी मिलता है। ठीक है, समझो, सॉरी, स्टैट्यूटरी और रिकॉग्नाइज में मिलता है, राइट। तो पहले मैं आपको सारे फंड बताता हूँ, स्टैट्यूटरी, रिकॉग्नाइज, अनरिकॉग्नाइज्ड, फिर सुपर एन्यूमेशन फंड एंड सुपर एन्यूमेशन फंड, अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी, रिकॉग्नाइज, अनरिकॉग्नाइज्ड, अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, तब देखो, जब स्टैट्यूटरी और रिकॉग्नाइज्ड रहता है वहाँ पे एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूशन टू एटीसी में वो टैक्स भी होता है, देन एटीसी में इसका डिडक्शन भी मिल जाता है। ठीक है, यही जब ये अनरिकॉग्नाइज्ड और अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड में करते हैं तो ऐसी जगह पे जो होता है कि वहाँ पे आपको एटीसी का डिडक्शन नहीं मिलता। अगर आप एटीसी देखते हो तो वहाँ पे आपको अनरिकॉग्नाइज्ड और अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड की बात इधर नहीं करेंगे, सुपर एन्यूमेशन फंड की तो बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, जो बात करेंगे स्टैट्यूटरी और रिकॉग्नाइज की करेंगे। अब एम्प्लॉय ने अपना कंट्रीब्यूशन करा तो एम्प्लॉय तो यही चाहेगा कि अगर कंट्रीब्यूशन करना भी है तो इधर ही करो, कम से कम उसको एटीसी का डिडक्शन तो मिल जाएगा। आती बात अब एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की। अब एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन करा तो देखो, हर जगह एग्जेम्प्ट है, हर जगह एग्जेम्प्ट है, पर कहीं लिमिट है। इधर एग्जेम्प्ट है, रिकॉग्नाइज में एग्जेम्प्ट है अप टू 12% ऑफ सैलरी। अगर 12% तक कर रहा है तो एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर पे टैक्सेबल है, मतलब कि 13% है तो एक्सेस वाला टैक्सेबल है। ठीक है, और सैलरी में वही बेसिक कंडीशनल डी है, टर्नओवर कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर, तो ये इधर 12% आ गया। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन अनरिकॉग्नाइज में भी एग्जेम्प्ट है, सुपर एन्यूमेशन फंड में अप्रूव्ड, ठीक है, तो अप्रूव्ड में अप टू 1.5 लाख तक एग्जेम्प्ट है, मतलब कि हर जगह एग्जेम्प्ट है। रिकॉग्नाइज में 12% और अप्रूव्ड में 1.5 लाख, इस तरीके से हुई बात। अब इतना तो हम समझ गए हैं कि रिकॉग्नाइज्ड में 12% की बात कर रहे हैं, मतलब कि इधर परसेंटेज वाइज स्पेसिफिक कुछ लिमिट रहेगी, तो वैसे ही इंटरेस्ट में भी है। अब दोनों ने कंट्रीब्यूशन किया, अब इंटरेस्ट की बात करते हैं। इंटरेस्ट भी हर जगह एग्जेम्प्ट है और पर रिकॉग्नाइज में 9% तक एग्जेम्प्ट रहेगा। तो अभी हमने क्या देखा, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल है, पर स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइज में एटीसी का डिडक्शन साथ में मिलता है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट हर जगह, पर रिकॉग्नाइज्ड में 12% और अप्रूव्ड सुपर एन्यूमेशन फंड में अप्रूव्ड, उधर आपको 1.5 लाख तक का एग्जाम्पशन रहता है, और इंटरेस्ट में हर जगह एग्जेम्प्ट है। ठीक है, ये अपन ने बात करी। अब पॉइंट आता है रिटायरमेंट का। अब समझो कि रिटायरमेंट पे भी एग्जेम्प्ट। अब रिटायरमेंट की अगर हम बात करें तो रिटायरमेंट पे भी एग्जेम्प्ट है, स्टैट्यूटरी एग्जेम्प्ट, रिकॉग्नाइज एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट तब है जब आपने 5 साल सर्व करा हो, पर अगर आपने 5 साल से कम सर्व करा है तो ऐसे केस में टैक्सेबल हो जाएगा। हाउएवर 5 साल से कम सर्व करा है बट इसलिए क्योंकि इल हेल्थ हो गई थी तो निकल गया, या बिजनेस ही बंद हो गया, या प्रोविडेंट फंड जो है दूसरे एम्प्लॉयर को ट्रांसफ़र हो गया, तो ऐसे केस में भले ही 5 साल से कम है तो भी एग्जाम्पशन है, मतलब कि एग्जेम्प्ट ये भी एग्जेम्प्ट है। अनरिकॉग्नाइज्ड में अब समझो, इधर हमने जो है एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की बात करी, हमने एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की बात करी, हमने इंटरेस्ट की बात करी, पर ये भी देखो कि यार प्रोविडेंट फंड ये तो अनरिकॉग्नाइज्ड है। अगर हम जो रिकॉग्नाइज के बेनिफिट है सारे के सारे अनरिकॉग्नाइज को दे देंगे तो फिर अंतर ही क्या रहा। तो समझो, अनरिकॉग्नाइज ने ऐसा बोला कि देखो इसको हमने रिकॉग्नाइज नहीं करके रखा है फंड को, कि हमको ये नहीं पता कि ये फंड है भी कि नहीं है, पर जब तुम कंट्रीब्यूट करते हो तब तुमको एग्जेम्प्ट करते थे, ये मानते हुए कि चलो होगा, ठीक है, और जब उससे पैसे आएंगे तो हम उसको टैक्सेबल कर देंगे। कैसे? अनरिकॉग्नाइज फंड से जब पैसे आए तो सिंपल सी बात है, पैसे आएंगे मतलब कि पैसे कैसे आएंगे कि एम्प्लॉय ने जो कंट्रीब्यूशन करा, एम्प्लॉयर ने जो करा, और इस पे जो इंटरेस्ट है वो सब हमको बदले में मिलेगा। तो समझो, एम्प्लॉय ने जो कंट्रीब्यूशन करा है उस पर तो वैसे ही टैक्स लग चुका है, इस पर तो एटीसी भी नहीं मिलता है, टैक्स लग चुका है, तो उसके कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट आएगा
जब अपन बोले कि उसका कंट्रीब्यूशन जो हमको मिलेगा उसको तो इग्नोर ही करो क्योंकि वो पहले टैक्स लग चुका है, पर उसके कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट आएगा वो IFOS में चले जाएगा। रही बात एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है वो तो हम एग्जाम्प्ट ही करते हैं हर जगह, ठीक है। सिर्फ 2 ही जगह था, हर जगह एग्जाम था, और 2 ही जगह था जहाँ पे लिमिट थी, रिकॉग्नाइज्ड और अप्रूव्ड में। तो इसको अगर एग्जाम करके रखा है तो जब ये मिलेगा तो ये सैलरी है, और इस पर जो इंटरेस्ट है वो भी सैलरी है। पर मेरे कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट है वो IFOS में है, वो मेरा कंट्रीब्यूशन तो इग्नोर हो जाएगा क्योंकि वो पहले ही टैक्स लग चुका है। बाकी सुपर एन्युएशन फंड अप्रूव्ड में एग्जाम्प्ट है, ठीक है। तो अनरिकॉग्नाइज्ड और अनअप्रूव्ड, इसमें थोड़ी सी बात है समझने की, जो वो यही है क्योंकि अनरिकॉग्नाइज्ड और अनअप्रूव्ड में जो है कंसेप्ट पूरा का पूरा सेम चलता है। अनरिकॉग्नाइज्ड और अनअप्रूव्ड में कंसेप्ट पूरा का पूरा सेम है, ठीक है। तो इसमें भी ऐसा ही है कि जब एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन आएगा तो वो इग्नोर करो क्योंकि वो पहले टैक्स हो चुका था। रही बात है एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट की, तो IFOS है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन मिलेगा तो उस पर सैलरी, और उस पर जो इंटरेस्ट है वो सैलरी है। तो हमने क्या करा, स्टैट्यूटरी, रिकॉग्नाइज, अनरिकॉग्नाइज, अप्रूव्ड, अनअप्रूव्ड, ऐसे 5 तरीके के फंड थे। पहले हमने एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की बात करी तो स्टैट्यूटरी और रिकॉग्नाइज्ड पे ही इसको जो है 80 का डिडक्शन मिल रहा था, बाकी टैक्स तो हर जगह लग रहा था। फिर हमने एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की बात करी, उधर तो हर जगह ही एग्जाम था कंट्रीब्यूशन करते टाइम, पर हाँ रिकॉग्नाइज में जो था, फिर अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है तो वो तो हर जगह ही एग्जाम्प्ट है, ठीक है। फिर आगे अपन ने 1.5 लाख की बात कर ली थी, एंड देन अपन ने फिर 12% की बात करी थी, ठीक है। फिर इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट भी हर जगह एग्जाम्प्ट था। फिर उधर 12 की बात करी तो इधर अपन ने 9.5% की बात करी, वो भी हर जगह एग्जाम्प्ट है। अब समझो, अब ये है कि रिटायरमेंट पे भी सभी एग्जाम्प्ट है, पर ये भी याद रखना कि रिकॉग्नाइज्ड में 5 साल तक की सर्विंग होनी चाहिए, बाकी कुछ एक्सेप्शन थे। अनरिकॉग्नाइज्ड और अनअप्रूव्ड में ये ध्यान रखना कि अगर तुमको इंटरेस्ट एग्जाम करा है और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जाम करा है तो भैया तुम वैसे भी अनरिकॉग्नाइज और अनअप्रूव्ड हो तो तुमको रिडेम्पशन के टाइम तो टैक्स लगेगा तुम्हारे ऊपर। तो यही अनरिकॉग्नाइज और अप्रूव्ड को जो है उसके बाद टैक्स लगा। रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो ठीक है, वो तो इग्नोर ही करा, उसके कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट है IFOS में, और एम्प्लॉयर का अमाउंट और एम्प्लॉयर के अमाउंट पे जो इंटरेस्ट है वो अपना सैलरी में आ गया। तो इस तरीके से अपन ने प्रोविडेंट फंड को ईजी तरीके से पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CTV। बाय। Oh my god! He because he broke. Oh my god!